स्थापना के 90 साल और विजयदशमी पर संघ की ऐतिहासिक रैली। कार्यकर्ता भी मौजूद, सरकार भी मौजूद। 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का सपना देख रहे देश को इस मंच से मार्गदर्शन भी मिला और हिदायत भी। शासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, समाज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी की सहभागिता से विकास की गाड़ी चलती है। सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर आखिर वो कौन से फैसले हों जो देश को विकास के पथ पर ले जाएं? आखिर वो कौन सी बातें हों जो समाज को बदलाव की तरफ ले जाएं? देश को विश्व पटल पर और चमकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या है संघ का फॉर्मूला? क्या है संघ की सोच? IBN 7 की खास पेशकश। देखिए संघ का मिशन विजय। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात संघ के मिशन विजय की। विजयादशमी के पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में भविष्य के भारत का खाका खींचा। एक ऐसा भारत जो सही मायने में विश्व विजयी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु की तरह बोलते हुए भागवत ने एनडीए सरकार की तारीफ के साथ ही उसे हिदायत भी दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश पर राज कर रही बीजेपी की विचारधारा का केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु की भूमिका में संघ प्रमुख मोहन भागवत। हर साल विजयदशमी पर संघ प्रमुख अपने भाषण में देश की दशा और दिशा पर बात करते हैं, लेकिन इस बार उनका भाषण कुछ खास था, कुछ अलग था। इस बार मोहन भागवत ने इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ तो थपथपाई ही, बल्कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार कैसे काम करे, कैसे देश का भविष्य और उज्जवल बनाए, इस पर भी बात की। दो साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। अपने भाषण में मोहन भागवत ने सरकार की इस बात के लिए भी तारीफ की कि सरकार ने विदेश में सरकार का मान बढ़ाया है। ये एक तरह से विदेश यात्राओं की वजह से आलोचना झेलने वाले प्रधानमंत्री का बचाव था। भागवत ने यह भी कहा कि सरकार की कोशिशों की वजह से ही दुनिया में योग और गीता की चर्चा हो रही है। इस भाषण में एक तरह से संघ ने सरकार के काम करने का एजेंडा भी तय किया। भागवत के मुताबिक सजग, स्पष्ट और अचूक नीति देश के भाग्य परिवर्तन के लिए जरूरी है। सरकार की नीतियां गरीबों को जोड़ने वाली और गरीबों के हित में होनी चाहिए। सरकार की नीतियां समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। 50 साल बाद जनसंख्या कितनी हो, इसे ध्यान रखते हुए जनसंख्या नीति बने। शिक्षा की दशा और मकसद आज भी जरूरत के हिसाब से तय होना चाहिए। भागवत ने यह माना कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए लंबा वक्त चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते ये भी कहा कि सरकार की कोशिशों का नतीजा देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस दिशा में स्वच्छ भारत, मुद्रा बैंक, जनधन योजना, कौशल विकास, गैस सब्सिडी को छोड़ देना, ऐसा आह्वान, ये सारी बातें हो रही है। ये अच्छे शुभ लक्षण है, परंतु ये सारा होने में समय लगता है। विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली रसातल की, उसको चलने लायक धरातल पर ले आना बहुत कठिन काम है। सरकार को काम करने की दिशा देने के साथ ही संघ प्रमुख ने समाज में हो रहे परिवर्तनों की भी बात की। बाबा साहेब अम्बेडकर और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लेते हुए उन्होंने देश के विकास में सबका साथ लिए जाने की बात कही। भागवत ने कहा कि समाज को मानसिक गुलामी से मुक्ति पानी होगी।
दुनिया में जो अच्छा हो रहा है उसे देश में लाना होगा। समन्वय और सहयोग के नजरिए के साथ आगे बढ़ना होगा। रोजगार और पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। कौशल विकास, कृषि और उत्पादन पर जोर देना होगा। नीतिकार हमारे देश के, उनको भी उसका ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। चिंतकों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। शासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। समाज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन सभी की सहभागिता से विकास की गाड़ी चलती है। इसमें से एक कोई ढीला हो गया तो सबके विकास पर उसका परिणाम होता है। अपने इस भाषण में भागवत उस भारत की कल्पना कर रहे थे जो विकसित हो, दुनिया का नेतृत्व करे, इंसानियत के मामले में भी, विज्ञान के मामले में भी और आर्थिक मामलों में भी। संघ के सपनों का भारत है एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, एक ऐसा देश जो दो टूक अपनी बात कहता हो, एक ऐसा देश जो संकट में पड़े देशों की मदद करे, एक ऐसा देश जो अपने इतिहास पर गर्व करता हो, एक ऐसा देश जो दूसरे देशों के लिए सद्भावना पूर्ण रवैया रखता हो, एक ऐसा देश जो महाशक्तियों के जाल में बंधा हुआ न हो। इस एक नए भारत का रूप दुनिया में उभर रहा है। दुनिया उसके कारण आकर्षित हुई है। दुनिया भी अपेक्षा कर रही है कि ऐसा भारत खड़ा हो जो हमको रास्ता दिखाए। हमको उस भारत का, उस नए रूप का पूर्णता के साथ निर्माण करना पड़ेगा। भारत का नया रूप हमको गढ़ना पड़ेगा। अपने भाषण में भागवत ने पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर दोनों की आलोचना भी की। एक पर आतंकवाद का समर्थक और दूसरे पर विस्तारवाद का समर्थक होने का आरोप लगाया। आईसिस जैसे खतरों से देश को आगाह भी किया। भागवत ने कहा कि सरकार को एक ठोस नीति बनाकर इस तरह की समस्याओं से निपटना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। संघ प्रमुख ने अपने भाषण में सभी धर्मों के एकजुट रहने पर भी जोर दिया। दादरी और आरक्षण जैसे विवादित मुद्दों पर सीधे बोलने से भागवत बचते नजर आए, लेकिन यह जरूर कहा कि हमारा सामाजिक ढांचा बिगड़ना नहीं चाहिए। भारतीय संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, मानवीय संस्कृति को जो कहा जाता है, वो सब बातें हम कहते हैं। लोग कहते हैं आप हिंदू तो बोल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को अभी तक अक्षुण्ण अखंड रखा गया है। आज भी अपने देश में वो मिलती है। केंद्र सरकार को देश के विकास का फार्मूला देने के साथ ही संघ प्रमुख ने देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। भागवत ने कहा कि हर वो शख्स जिसे हिंदू संस्कृति, अपने पूर्वजों और भारत माता पर भरोसा है, वो हिंदू है। भागवत ने जोर दिया कि पूरे समाज को एक दूसरे की ताकत बनना होगा। सभी धर्मों को आपस में नजदीकी बनाए रखनी होगी। हिंदुत्व ने ही देश को जोड़ कर रखा है। समाज के ताने बाने में छेड़छाड़ नहीं, बल्कि संवाद होना चाहिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या उपयुक्त है वो रखना, क्या आवश्यक है उसका आग्रह करना, जो अनुपयुक्त है उसको छोड़ना, मूल्यों को कायम रखना, मूल्यों के आधार पर नीति का रूप बदलना। मूल्य सनातन है, कायम रहेंगे। सारे विश्व की धारणा करने वाले वो मूल्य है। एथिक्स बदलते हैं। भागवत ने दोहराया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 90 सालों में समाज को मजबूत करने की दिशा में हर मुमकिन कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण का काम किसी दूसरे को ठेके पर नहीं दिया जाता, वो खुद करना पड़ता है। 3 सूत्रों के आधार पर चलने वाले हर व्यक्ति को हम उस समाज का घटक मानते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और ये हिंदू भूमि, इसके आधार पर चलने वाला ये हिंदू समाज है, वो इन सब का वाहक है। उसका संरक्षण, उसकी सर्वांगीण उन्नति, उसके लिए हम काम करते हैं। मोहन भागवत ने जोर दिया कि दुनिया को नई राह भारत ही दिखाएगा और इसके लिए हर भारतीय को मिलकर काम करना होगा। बदलते वक्त के साथ समाज में आई बुराइयों को भी खत्म करना होगा, तभी भारत कर पाएगा विश्व विजय, तभी मानवता की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
हम बात करते हैं संघ के सरसंघ चालकों की। ये कुछ चेहरे हैं जिन्होंने संघ की स्थापना से लेकर अभी तक संघ को आगे बढ़ाया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केशव राव बलिराम हेडगेवार यानी डॉक्टर हेडगेवार की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 27 सितंबर 1925 विजयादशमी यानी दशहरे का दिन था और नागपुर, जहां आज भी संघ का हेडक्वार्टर है, वहीं पर संघ की स्थापना की गई थी। 1925 से 1940 तक सरसंघ चालक के तौर पर केशव राव बलिराम हेडगेवार साहब ही रहे। उन्हें डॉक्टर जी के नाम से इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि मेडिकल के डॉक्टर थे। कलकत्ता से मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने की थी, बकायदा वो डॉक्टर थे भी। और गोलवलकर साहब और हेडगेवार साहब के बीच में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ महीनों के लिए एलवी परांजपे साहब को भी सरसंघ चालक बनाया गया था। उस वक्त सत्याग्रह के दौरान हेडगेवार साहब जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा सरसंघ चालक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी। उनके बाद आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक बने माधव सदाशिव गोलवलकर साहब। 1940 से 1973 तक उनका कार्यकाल रहा सरसंघ चालक के तौर पर। स्वयं सेवकों में गुरुजी के नाम से वो मशहूर थे और आज भी उनका नाम गुरुजी के नाम से ही लिया जाता है। मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में उनकी पढ़ाई हुई थी। मधुकर दत्तात्रेय देवरस आरएसएस के तीसरे सरसंघ चालक के तौर पर सामने आए। 1973 से 1993 तक वो सरसंघ चालक रहे और नागपुर में मराठी परिवार में उनका जन्म हुआ था। नागपुर जहां पर संघ का हेडक्वार्टर है। बचपन में ही संघ की शाखा में वो जाने लगे थे। शुरुआत से ही संघ से जुड़े हुए थे, उसकी विचारधारा से प्रभावित थे। फिर आए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और 1993 से 2000 तक सरसंघ चालक के तौर पर उनका कार्यकाल रहा। रज्जू भैया उनका काफी लोकप्रिय नाम रहा। शाहजहांपुर में जन्म हुआ था। फिजिक्स के प्रोफेसर थे रज्जू भैया। के सुदर्शन साहब, जो कि मोहन भागवत जी से पहले सरसंघ चालक थे, आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक के तौर पर सामने आए। 2000 से 2009 तक 9 साल तक उनका ये कार्यकाल रहा सरसंघ चालक के तौर पर। 1931 में रायपुर में कन्नड़ भाषी परिवार में उनका जन्म हुआ था और सागर विश्वविद्यालय से, सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अपना ग्रेजुएशन किया था। वर्तमान में सरसंघ चालक हैं मोहन राव मधुकर राव भागवत, संघ के मौजूदा सरसंघ चालक। 2009 में सिर्फ 59 साल की उम्र में संघ प्रमुख बने मोहन भागवत के पिता ही आडवाणी को संघ में लाए थे। इन्हें बहुत पहले से ही शाखाओं में जाना और इस विचारधारा से जुड़ने की शुरुआत हो गई थी। बदलते वक्त के साथ चलने पर उन्होंने आज जोर दिया है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद लोगों में जो निराशा का माहौल था वो खत्म हो रहा है और उम्मीद की एक नई किरण जग रही है। संघ के सरसंघ चालक ये तमाम लोग। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संघ का मिशन विजय। 21वीं सदी में भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का सपना संजोए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत सी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिकी हैं। पीएम मोदी के आने के बाद देश में भी संघ की ताकत लगातार बढ़ रही है। वक्त के साथ कदमताल करना हो तो वक्त की हर करवट को पहचानना पड़ता है, हर हरकत को पकड़ना पड़ता है, वरना समय के आगे बड़े से बड़े संगठन और शख्सियतें दम तोड़ती रही हैं। लेकिन अगर कोई संगठन 90 साल के लंबे सफर के बाद भी थकने के बजाय नई ऊर्जा से लबरेज होकर नई पगडंडियों को तलाशे, नए ठिकाने की ओर बढ़े, तो उसकी पड़ताल लाजमी हो जाती है। ये कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई थी। संघ की विचारधारा के केंद्र में है हिंदुत्व। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन भी माना जाता है। 1975 में आपातकाल के वक्त संघ पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। बीजेपी को संघ की राजनीतिक शाखा के तौर पर देखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे स्वयंसेवक हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। मुझे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा देश के लिए जीने के संस्कार मिले हैं, डिसिप्लिन से जीने के लिए संस्कार मिले हैं, कठोर परिश्रम करने के लिए संस्कार मिले हैं, खुद के लिए नहीं औरों के लिए सोचने के संस्कार मिले हैं और मैं इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऋणी हूँ। दरअसल साल 2014 संघ के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। एक ऐसा साल जब संघ नई ऊर्जा और नई ताकत से भरकर अपनी जमीन और जड़ को
मजबूत करने के मिशन में एक बार फिर जुट गया। आपको बता दें, वाजपेयी सरकार की विदाई के वक्त 2004 में संघ की 51,000 शाखाएं सक्रिय थी। 2010 आते आते इनकी तादाद घटकर 39,000 रह गई थी। पीएम मोदी की कमान में सरकार बनने के बाद अब ये तादाद फिर 51,000 हो गई है। आज इसी हौसले की बदौलत संघ हर गुजरते दिन के साथ अपनी जमीन पुख्ता कर रहा है। अब उसका मिशन भारत को सही मायने में विश्व विजयी बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो दिन भर में होती हैं कई खास खबरें, लेकिन कोई एक होती है खबरों में खास। और आज खबरों में खास थे मोहन भागवत और उनका सपना